आज हम लोग संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो याद रखेंगे कि भाग 3 का सब्जेक्ट है मूल अधिकार और ये अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक जाता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। सबसे पहले देखेंगे कि अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा दी गई है और सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। मूल अधिकार सबसे पहले समझेंगे कि संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। तो यही है मूल अधिकार। मूल अधिकार को मैं फिर से समझा रहा हूं कि संविधान द्वारा किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में एक तरह की गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता की बात की गई है और साथ ही उसके सम्मान की बात की गई है, उसके द्वारा की जाने वाली राष्ट्रहित की बात की जा रही है और राष्ट्रीय एकता को बनाए हुए रखने के लिए और उससे संबंधित सभी समाहित नियमों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यही है मूल अधिकार। मूल अधिकार को मुझे नहीं लगता कि अब समझने में कोई दिक्कत होगी। अब आगे चलते हैं। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। तो यह आप बिल्कुल याद रखेंगे कि मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदर्शों की उन्नति से है, वो भी राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित है। ये अधिकार देश में व्यवस्था को बनाए रखता है एवं राज्य के कठोर नियम के खिलाफ नागरिकों को कुछ आजादी अर्थात फ्रीडम प्रदान करता है और उसी फ्रीडम से उसे सुरक्षा भी मिलती है। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को भी मर्यादित और नियंत्रित करता है। संक्षेप में अगर कहें तो इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों के द्वारा। तो इन बातों का याद रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज तक रिकॉर्ड है कोई भी ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्न प्री मेंस या फिर इंटरव्यू में ना पूछे गए हों। मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्न रहते ही हैं, भले वो प्रश्न घुमा फिरा के हों। ये नहीं कहेंगे कि मूल अधिकार के अनुच्छेद से ही संबंधित प्रश्न रहेंगे तभी आप समझेंगे कि मूल अधिकार हैं। आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, बहुत घुमा के पूछा जाएगा कि आपके पास ये सिचुएशन रहेगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो कहीं न कहीं आपके मूल अधिकार या फिर जिससे संबंधित प्रश्न रहेगा, जिस व्यक्ति से संबंधित वो प्रश्न उठेगा, उसके मूल अधिकारों की रक्षा कर रहा होता है। चलते हैं आगे। अब ये तो हुई परिभाषा की बात, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर इस बात को चर्चा करना बिल्कुल ही न्याय संगत होगा कि संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किया गया है। उन 7 मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को हटाकर 300A में शामिल किया गया है। अब स्टार्ट करते हैं यह समझना कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को एक और भी बात कही गई है, वो ध्यान देंगे। मूल अधिकारों को यह नाम मौलिक अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल सिद्धांत इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास अर्थात भौतिक रूप से विकास करता है, बौद्धिक भी विकास करता है, नैतिक एवं आध्यात्मिक भी विकास करता है। ये तो हो गए मूल अधिकारों की बात। अब आगे देखते हैं कि मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार दिए हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में जिसका वर्णन किया गया है, इसे अब हटा दिया गया है मूल अधिकारों की सूची से। अब 6 ही मूल अधिकार रह गए हैं। उनमें अब अध्ययन करेंगे हम लोग अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक में जो पहला रेंज आता है विस्तृत, उसका समानता का अधिकार हम लोग कहते हैं। तो समानता का अधिकार का रेंज आप लोग याद रखेंगे कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का विस्तार है, ठीक है, और वहां तक विस्तृत है। तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार को बतलाता है। अनुच्छेद जहां तक 12 की बात है
तो केवल ये मौलिक अधिकार की परिभाषा जैसे मैंने पहले बताया उसको रिलेट करता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताता है कि किस परिस्थिति में जो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, इन विषम परिस्थितियों में जैसे आपातकालीन परिस्थितियों में अल्पीकरण की बात होती है कि मौलिक अधिकारों को कम कर दिया जाता है या कुछ समय के लिए मौलिक अधिकारों को रोक लगा दी जाती है। तो ये इन सिचुएशन में होता है और कब किया जाता है इसकी चर्चा अनुच्छेद 13 में की गई है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। तो पहला रेंज आप लोग याद रखेंगे, जो समानता का अधिकार है वो 14 से लेके 18 तक है। मौलिक अधिकार को याद करने के लिए एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आप लोग याद रखेंगे। फॉर्मूला है एस क्यूब डी एस स्क्वायर। ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। एस क्यूब का अर्थ हुआ एस 3 बार है, डी 1 बार है, पुनः एस 2 बार है। एस क्यूब में क्या क्या आएगा ये आप देखेंगे। पहला जो एस क्यूब है उसमें एस का पहला अर्थ है समता का अधिकार, और ये याद रखेंगे कि ये 14 से लेके 18 तक है, ठीक है। दूसरा एस जो आ रहा है एस क्यूब में, ये एस का अर्थ है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आता है 19 से 22 तक, याद कर लेंगे। और तीसरा एस आता है, ये बताता है आप लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका रेंज है 23 से 24 तक। और डी जो आता है, इस डी का अर्थ आप समझ लेंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताता है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बतलाता है ये। और ये है 25 से लेके 28 तक। और बाकी जो दो हुए एस स्क्वायर में, पहला एस है उसका है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी। तो ये आता है 29 से 30 तक। और लास्ट में जो एस है उसका अर्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आप एक बार रेंज याद कर लेंगे। केवल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये केवल अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो फॉर्मूला को याद करने का बहुत ही आसान विधि है, एस डी एस याद रखेंगे। पहला में एस 3 बार है, दूसरे में एस 2 बार है। एस डी एस, एस क्यूब डी एस स्क्वायर, ये आप याद कर लेंगे तो ये मौलिक अधिकार आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले वाले में 14 से 18, 19 से 22, 23 24, 25 से 28, उसके बाद 29 30, उसके बाद में 31 जो है एलिमिनेट हो चुका है, जिसे हम इस नाम से जानते हैं, आप जान रहे हैं संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को जानते हैं, वो 300A में शामिल हो गया है, ठीक है। अब जब आगे है उसका चर्चा हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा चर्चा इस बात की भी हम लोग कर लेते हैं कि जो अनुच्छेद 31 के बारे में यहाँ पर पहले कही जा रही थी बातें, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित थी, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा मैं यहाँ पे कर लेना चाहूंगा। कि संपत्ति के अधिकार को जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, जैसा कि आप लोग जानते हैं 448 प्लस कर देना है तो ये आपका 1978 हो जाता है, ठीक है। 197 तो रहता ही है, याद रखेंगे, लेकिन 44वां है तो 8 आ जाएगा, 42वां है तो यहाँ पे 4 2 6 आ जाता है, 1976। 42 की स्थिति में यहाँ पे 1976 रहता है और 44 की स्थिति में यहाँ पे 1978 रहता है। तो बिल्कुल आप याद कर लेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 31 है उसको संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में जगह मिली, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे उसे सूची में स्थान मिला, ठीक है। भाग 12 में संपत्ति से संबंधित अधिकार को इसलिए रखा गया क्योंकि भाग 12 का जो विषय है वो वित्त से संबंधित है, पहली बात।
दूसरी बात संपत्ति से भी संबंध रखता है। उनमें बहुत तरह की संविधाओं के बारे में भी लिखा गया है और जो भी विवाद होता है उससे डिस्प्यूट्स को भी रखा गया है। तो भाग 12 में वित्त संबंधी, संपत्ति संबंधी और संविधाओं संबंधी बातों को रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेके 300A जो कि सबसे लास्ट में है, इसी को जोड़ा गया है। जो संपत्ति का अधिकार है 300A बोले या फिर 300 का क बोल सकते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताओं से संबंधित भी कुछ मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। मौलिक अधिकारों में याद रखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो कभी कभी कुछ सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रहता है, चाहे वे नागरिक, विदेशी लोगों या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियों के लिए होता है। सबसे पहला जो विशेषता है। दूसरा देखेंगे कि ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच रहता है। तीसरी विशेषता है, कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ होते हैं, जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्यवाही या व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही। जब अधिकार राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार होते हैं। तो इन सभी चीजों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में एक बात और भी है, जैसे इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जाना। तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में अनुच्छेद 13 जैसे कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण की बात की गई है, तो ये अनुच्छेद 13 एक तरह से इंप्लीमेंट होता है। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के कारण अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़ के, अब ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 में जैसे आपको जेल जाने से संबंधित अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है कि जब तक आपकी न्याय सिद्धि और जब तक जांच की सिद्धि नहीं हो जाती है तब तक आपको पकड़ के जेल में नहीं डाला जा सकता है। और अनुच्छेद 21 की अगर बात की जाए तो ये दैहिक या प्राण से संबंधित है, जिसमें कि आप दैहिक या प्राण से संबंधित है और उससे संबंधित स्वतंत्रता की बात की गई है। और अनुच्छेद 20 आपको प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी किसी भी प्रकार से आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है, बिना किसी कारण के आपको तंग या परेशान नहीं कर सकता है। तो आप ये याद रखेंगे। ये अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। उन मूल अधिकारों को यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें 6 प्रकार के अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति है। पहला जो है याद रखेंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति है कि आपको कहीं पर भी बोलने की आजादी है। वाक एवं अभिव्यक्ति आप कहीं पर भी बोल सकते हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण, कहीं पर भी आप सभा लगा सकते हैं, सम्मेलन। तीसरा है आप कहीं पर भी संघ बना सकते हैं। चौथा है कि आप कहीं पर भी संचरण कर सकते हैं, अर्थात कहीं भी आ जा सकते हैं। पांचवा है आपका कहीं भी निवास आप कर सकते हैं। और छठा है आप वृत्ति। ठीक है, तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये 6 प्रकार के मूल अधिकार हमें अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ये 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर हम कहीं पर भी जैसे सभा लगाते हैं, किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति, जैसे सरकार से हम नाखुश रहते हैं तो कहीं पर भी हल्ला बोल करते हैं। ठीक है, कहीं पर भी थोड़ा सा भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, संघ बना लेते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, निवास करते हैं और वृत्ति से संबंधित है। तो इन 6 मूल अधिकारों को तब रोक दिया जाता है जब आप याद रखेंगे कि देश में आपातकाल की स्थिति, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो जाए या फिर विदेशी आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब इस मूल अधिकार अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। बिल्कुल इस बात को याद कर लेंगे। अनुच्छेद 19 से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब
आगे देखते हैं हम लोग। जो पहला है अनुच्छेद 12 और 13 तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, जो सबसे पहला है समानता का अधिकार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 आप लोगों को बताता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण के बारे में बताता है। विधि के समक्ष समानता की बात करता है कि विधि के सामने, कानून के सामने सभी लोग समान हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 14 को याद रखेंगे कि सभी लोग समान है कानून की दृष्टिकोण से। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध की बात की गई है अनुच्छेद 15 में। तो ये दोनों ही देखिए कि समानता की बात कर रहा है, ये कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है। ये धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के लिए निषेध कर रहा है, अर्थात समानता की बात कर रहा है। तो दोनों अनुच्छेद एक ही है, समानता की बात कर रहा है। तीसरे देखिए अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो देखते जाइए कि पहले कानून के दृष्टिकोण से सभी लोग समान है, उसके बाद में कानून के दृष्टिकोण से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन, अर्थात कोई भी पब्लिक सर्विस हो या फिर कहीं पे भर्ती हो जा रही हो, ठीक है, कहीं पे भर्ती की बात हो, सरकारी शिक्षा की बात हो, किसी भी प्रकार से उसमें आरक्षण की बात की जा रही है, वहां पे भी अवसर की समानता की बात की जा रही है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मान लीजिए कोई बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, कोई शेड्यूल्ड कास्ट है, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो ये बताता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसी के आधार पे आरक्षण की बात की जाती है। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि आरक्षण की बात किस अनुच्छेद के तहत हमें मिलती है या किस अनुच्छेद के तहत हम आरक्षण दूसरे को देते हैं, तो ये बात बिल्कुल आप याद कर लेंगे कि अनुच्छेद 16 जो बतलाता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है, इसी से संबंधित है आरक्षण। अभी मैं बात करूंगा 104वीं जो संविधान संशोधन और 103वीं संविधान संशोधन आपने सुना होगा, उसमें जो 10% आरक्षण वाला मैटर आपको याद होगा कि किस प्रकार से जो जनरल कैटेगरी है उसको 10% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। आप लोग सवर्णों के 10% आरक्षण की बात आपने सुनी होगी, ये अनुच्छेद 16 से ही संबंधित है, जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसी के आधार पर सवर्णों को आरक्षण मिला है कि जब सभी को आरक्षण मिल सकता है तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की जा रही है। तो अवसर की समानता में वो जो सवर्णों में जो पिछड़े हैं उनके लिए भी बातें कही गई। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छूआछूत का अंत का अर्थ हो गया कि ये छुआछूत पर अब रोक लगा दी गई है। अब छुआछूत अगर कोई करता भी है तो कानूनन अपराध करता है। आप किसी के साथ भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते कि वो डोम है तो वो फलाने कास्ट का है, वो शेड्यूल ट्राइब है, वो आदिवासी है, हम उसे टच नहीं करेंगे, वो महली है, इस प्रकार से आप चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की जातिवाद को अंत किया गया है और अस्पृश्यता को भी अंत करने का प्रयास किया गया है। अस्पृश्यता का आप जानते होंगे कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण था, जो अस्पृश्यता का सबसे बड़ा कारण था जातिवाद, जाति को लेके कि वो हरिजन है, वो छोटा कास्ट का है, उससे हम छुआछूत नहीं करेंगे, इससे संबंधित था। यह बिल्कुल अपराध माना गया है। अगर कोई इस प्रकार से करते हुए मिलता है तो वह अपराधी माना जाएगा कानून के दृष्टिकोण से। अब चलते हैं अनुच्छेद 18 की ओर। उपाधियों के अंत से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है और यह 4 प्रकार के प्रावधानों को निर्णय और समर्थन प्रदान करता है। यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा निषेध है, यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तीसरा, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद में चौथा, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपरोक्त प्रावधानों में, जैसा कि मैं बता चुका हूं, उक्त प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। अब मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में
आ गया होगा कि उपाधियों का अंत का अर्थ क्या है। जैसे बहुत बार उपाधियों का केवल आप अंत पढ़ते थे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होता था कि एक्चुअल में उपाधियों का अंत क्या है। आप जब पुराने समय में इतिहास खोल के देखते हैं तो बहुत से नामों में आप देखते हैं कि नाम से पहले महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत अब प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले कोई भी अपने नाम से पहले किसी भी प्रकार के बहुत बड़े बड़े टाइटल भी रखा करते थे। जलालुद्दीन अकबर, अकबर का मूल नाम आप देखेंगे बहुत लंबा था। उसी प्रकार से किसी और का नाम आप पढ़ेंगे तो पहले जितना नाम नहीं उसे दोगुना आपको पहले आपका इनिशियल मिल जाता, आपको प्रारंभिक जो पॉइंट है उपाधि वो मिल जाती थी। उसे अब अनुच्छेद 18 में समाप्त कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि यह राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध लगता था। क्योंकि कुछ लोग लगते थे कि बहुत बड़े हैं और कुछ लोगों का नाम बिल्कुल सिंपल होता था, तो ये सुनने में बहुत ही अजीबोगरीब लगता था। और साथ ही के साथ जो लोग अपना टाइटल लगाते थे या उपाधि लगाते थे वो तो बहुत बड़े बन जाते थे, लेकिन उनके समक्ष जो एक जातिवाद और असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अब अनुच्छेद 19 को एक बार और बहुत ही तेजी से रिवाइज कर लेते हैं और एक बार दोहरा लेते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। और अनुच्छेद आप याद रखेंगे जब भी आप मौलिक अधिकार की बात पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 का नाम आता है। आप बिल्कुल अनुच्छेद 19 को रट लेंगे और याद कर लेंगे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये अनुच्छेद 19 में है। अगर आपसे पूछा जाए कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार कहाँ दिया गया है, कहने का मतलब आप कहीं पर भी भीड़ लगा के कुछ सम्मेलन कर सकते हैं, कुछ सभा कर सकते हैं, ये अधिकार आपको कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आप बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। उसी प्रकार से संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है, या फिर आप बात करेंगे जैसे संघ बनाने का अधिकार दिया गया है, तो यह भी आपको अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। उसके बाद में है आपका संचरण के बारे में कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार जो दिया गया है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे अनुच्छेद 19 में ये वर्णित है कि आप किसी भी राज्य के देश के किसी भी कोने में आप घूम सकते हैं, ये अधिकार आपको अनुच्छेद 19 देता है। उसके बाद में आगे देखते हैं कि किस प्रकार से आपको कहीं भी निवास करने की भी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो कहीं भी आप ठहर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। अगर पूछा जाए ये भी अधिकार आपको कहाँ दिया गया है, तो यह भी आप अनुच्छेद 19 से ही टिक करेंगे। तो प्रश्न आपके बहुत सारे बन जाते हैं जो अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अब रही बात अनुच्छेद 5वें की, इसी में अनुच्छेद 19 के 5वां जो पार्ट है, 5 तरह के 6 तरह के अधिकार, उसमें से 5वां को हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार से आप कहीं भी घूम सकते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में, भारत देश के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का भी अधिकार है। आप जाके केरल में भी बस सकते हैं, असम में, भूटान, जहां जाना है, भूटान सॉरी वो तो अलग देश हो जाता है, लेकिन भारत देश के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आपको आते हैं जैसे मणिपुर, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, उत्तर में आप चले जाइए, जहां कहीं भी आपको बसना है, रहना है, आप रह सकते हैं, कोई उसमें भी दिक्कत आपत्ति नहीं है। अनुच्छेद 19 में ही जो छठा और लास्ट है वो वृत्ति से संबंधित है। अब समझ लेते हैं कि ये वृत्ति है क्या। वृत्ति का अर्थ है व्यापार या कारोबार का अधिकार, कि कहीं पर भी आप, जैसे आप केरल में भी गए, आप छोटा मोटा व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। आप चले गए मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश में रेंट या किराया में रहने लगे, उसके बाद में आपको मन किया कि हम कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं या कुछ दुकान खोल सकते हैं रेंट में लेके, या किसी भी प्रकार का आपको इच्छा या मन करता है कि हम छोटा मोटा व्यापार या अपना दिनचर्या के लिए आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, तो यह भी अधिकार आपको अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। संविधान में अनुच्छेद 19 आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला आप वाक एवं अभिव्यक्ति, दूसरा सम्मेलन आप कहीं भी लगा सकते हैं, तीसरा आप संघ बना सकते हैं, चौथा आप संचरण कर सकते हैं किसी भी पॉइंट एक जगह से दूसरे जगह, चौथा आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, और छठा आपका वृत्ति है। वृत्ति अर्थात व्यापार, कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, वृत्ति अथवा व्यापार आप कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 20 के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये आखिर एक्चुअल में है क्या। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या कोई भी दोषी है या किसी भी प्रकार का अपराधी चरित्र का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह नागरिक हो, भारत देश का नागरिक हो, अब भारत देश के अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं, किसी भी गांव का हो, किसी भी शहर का हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे वह नागरिक हो भारत देश के अंदर का या फिर वह विदेशी व्यक्ति हो,
या किसी कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 20 भी, कि यह एक तरह से किसी को भी गए और अरेस्ट करके सीधा जेल में डाल दिए। तो ये अब देखेंगे कि क्या क्या अधिकार प्रदान करता है, अब ध्यान से समझते हुए चलेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसे आपको याद रखना चाहिए, वो यह है कि अगर मान लीजिए किसी अपराधी को एक बार सजा दे दी गई हो तो उसे दोबारा उसी अपराध के लिए सजा नहीं दिया जा सकता। अर्थात ये है कि अगर मान लीजिए, जैसा कि आपने सुना होगा कि अगर एक भी अगर किसी प्रकार का हत्या अगर करता है तो उसे मृत्यु दंड अगर दिया गया हो, तो उसी प्रकार से वो अगर 1000 भी व्यक्ति अगर करता है तो उसे मृत्यु दंड से ऊपर की सजा तो दी नहीं जा सकती है। तो ये तो कॉमन बात हुई, लेकिन दूसरी ओर आप समझिए कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड और अभियोजित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा आप याद रखेंगे कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त या किसी भी दोषी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने से ही कहिए कि हमने ये अपराध किया हुआ है। कहने का मतलब एक तरह से संरक्षण प्रदान करता है। इससे बहुत से लोग लाभ भी उठाते हैं, जो रियल में क्राइम करते हैं वो लोग भी इसका लाभ उठा के कानून का जो है मजाक उड़ाते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे कि जो निर्दोष है उनके लिए तो सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जो रियल में दोषी है उसको भी सुरक्षा कभी कभी ये प्रदान कर देता है। कैसे, वो देख लीजिए। ये कहता है नियम कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो रियल में भी अपराध किया है उस व्यक्ति को जब बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, यही उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। जहां पे आप उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करिएगा तो ये मूल अधिकार का आप एक तरह से उल्लंघन आप करते हैं अनुच्छेद 20 का, कि बहुत ज्यादा उसको मारने लगे, बहुत ज्यादा पुलिस में अगर किसी तरीके से उसकी डेथ हो जाती है तो यही उसको संरक्षण भी प्रदान करता है। पूछता है, पुलिस से ही उल्टा प्रश्न पूछ बैठेगा कि आप जो है उसको बहुत ज्यादा बाध्य क्यों किए कि वो जवाब दे। हो सकता है कि वो दोषी नहीं हो, तो ये एक तरह से उसे संरक्षण भी प्रदान करता है। दोषी को भी, जो रियल में दोषी है वो तो मजे ले रहा है, लेकिन जो नहीं किया है उसके लिए तो सही है। मान के चलिए आप उसे ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तरीके से आप किसी भी प्रकार से उसे कोई भी बात मनवाने के लिए बहुत ज्यादा उसको परेशान नहीं कर सकते। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इससे संरक्षण प्रदान होता है उस व्यक्ति को जो कि रियल अपराधी है और वह भी जान जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा हमें मार नहीं सकता। इसलिए बहुत बार आपने सुना होगा कि एक दो खबर भी आपने सुना होगा कि जैसे मर्डर करने के बाद में जाके सीधा पुलिस के संरक्षण में चले जाते हैं। तो वो एक तरह से क्या होता है कि जानते हैं कि पुलिस जो है वो हमें एक तरह से मौलिक अधिकार 19 के तहत, मूल अधिकार जो अनुच्छेद 20 में प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 20 के तहत हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। क्यों? वो आपको हाथ नहीं लगा सकती जब तक आपके ऊपर अपराध सिद्धि का ट्रायल नहीं हो जाता है अदालत में। आप सही में दोषी हैं या नहीं उसका सिद्धिकरण नहीं हो जाता। भले आप जाके कबूल दिए तो कानून तो आपको ये भी समझता है कि बहुत ही अच्छा आदमी है, देखो कितना ईमानदार है कि ये मर्डर करके भी आया है या किसी भी प्रकार का बड़ा अपराध करके आया, लेकिन आके बोल दिया। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि अनुच्छेद 20 बहुत ही महत्वपूर्ण, कि मान के चलिए आपने किसी भी प्रकार का अपराध कर दिया या फिर आप अपराधी नहीं है, उसके लिए तो अच्छा है कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं पड़ता है। उसके लिए भी अच्छा है जो कि रियल अपराधी है, उसे भी मार नहीं पड़ता है कानून के संरक्षण में जाने के बाद। ठीक है। अनुच्छेद 21 अब समझते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है, ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। जितने भी अनुच्छेद आपके आ रहे हैं जो मूल अधिकार से संबंधित है, सभी अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं भी किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर आप समझेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण लेना चाहूंगा, प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों को कानूनी आधार पर रोक सकता है। तो आप ये याद रखेंगे कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आधार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है।
इस तरह कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 21 क्यों महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 के बारे में देखेंगे कि इनमें निम्न या फिर कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों की घोषणा की गई है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, पहला है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 आपको यह अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसी के तहत जो आगे का एक्सप्लेनेशन है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का सभी को अधिकार है, चाहे वह मान के चलिए कि कोई अपराध सिद्धि, कोई दोषी युक्त व्यक्ति हो, या फिर कोई साधारण व्यक्ति हो, या फिर कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सभी को मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार आपको यही अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसी में 21 जो क के बारे में बात किया गया है, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के साथ 21 क का जो उपबंध है, इसे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, इसे जोड़ा गया है आपके मूल संविधान में, ये जो कि बताता है कि राज्य में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा और ये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है। मूल अधिकार के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है, न कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा। यह आपके 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे के लिए ही की गई है। ऐसा नहीं कि आप इस अधिकार को आप लेने के लिए आप सरकार से इस बात पर लड़ने लगे कि हमें तो उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा भी आप प्रदान करिए। जी नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। हायर शिक्षा और जो कमर्शियल और व्यावसायिक शिक्षा आप लेते हैं, उच्च शिक्षा, उसके लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। आप केवल प्रारंभिक शिक्षा जो कि 6 से लेकर 14 उम्र सीमा के लिए है, उसी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें कि प्राण एवं दैहिक से संबंधित है। उसमें से पहला हमने देखा कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है। तीसरा है जीवन रक्षा का अधिकार है। चौथा निजता का अधिकार है। पांचवा आश्रय का अधिकार है कि कहीं पर भी आप ठहर सकते हैं। चौथा जो निजता बताया, निजता मतलब प्राइवेसी की बात की जा रही है। छठा आपका है स्वास्थ्य का अधिकार। सातवां 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। आठवां निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। नौवां है अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। 10वां है त्वरित सुनवाई का अधिकार। 11वां हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। 12वां अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। 13वां देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार दी गई है। 14वां आपने सुना होगा कि अगर फांसी में देरी होती है तो फिर उसे परमानेंट छुट्टी मिल जाती है, तो इसीलिए ये भी है कि देर से अगर फांसी के विरुद्ध भी अधिकार है। कहने का अर्थ है कि जो है फांसी है वो भी टाइमली लगना चाहिए। देर से अगर फांसी लग रहा है तो उसके भी विरुद्ध आपको अधिकार प्रदान किया गया है। 14 विदेश यात्रा करने का अधिकार है आपको। 15वां बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध आपको अधिकार प्रदान किया गया है कि आपको अगर कोई बंधुआ मजदूर बना के आपके अगल बगल में या किसी को अगर रख रहा है तो आप उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं, या आपको या किसी अन्य व्यक्ति को रख रहा हो तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जा सकती है। उसके विरुद्ध आपको अधिकार कानून देता है, आपको संरक्षण प्रदान करता है। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार 15वां था। उसके बाद में 16वां हम लोग देखते हैं कि हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 17वां आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार। 18वां सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार है। 19वां है राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार भी आपको देता है अनुच्छेद 21। निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार आपको देता है। जैसे अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में जो 21वां पॉइंट है वो है कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। कहने का अर्थ अगर कोई कैदी भी है तो जीवन की आवश्यकताओं का उसको भी अधिकार दिया गया है, जैसे उसे भी खाना, भोजन, पानी, कपड़ा और कुछ छोटे अमाउंट में आपने सुना होगा कि दैनिक मजदूरी और भत्ता भी मिलता है कि 10 रुपए या 15 रुपए 20 रुपए जो भी नॉमिनल होता है जेल की तरफ से तय की जाती है, उसी के अनुसार उसको पर डे का काम करने का एक छोटा अमाउंट में भत्ता भी मिलता है। उसके बाद में 22वां जो पॉइंट्स दिया गया है अनुच्छेद 21 में वो है महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। 23 में है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। कहने का मतलब आप फांसी लगाएंगे तो किसी बंद कमरे में लगाएंगे, न कि आप बाहर के विदेश में जैसे आपके दिए जाते हैं, जैसे चौक चौराहा में दिया जाता है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री में आप लोगों ने सुना होगा कि बिल्कुल पब्लिकों के बीच में सभाओं और एक भीड़ इकट्ठा करके चौराहों पर दिया जाता है। उस तरीके का यहाँ पर रोक है। आपको सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध
अधिकार है। आप नहीं दे सकते हैं सार्वजनिक रूप से किसी को फांसी। उसके बाद में 24वां सुनवाई का अधिकार, 25वां सूचना का अधिकार भी दिया गया है, 26वां प्रतिष्ठा का अधिकार। तो ये जितने भी मैं अधिकारों की सूची में पढ़ रहा हूं, वो सूची आप याद रखेंगे कि ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है, जिसमें कि 26वां नंबर पे है प्रतिष्ठा का अधिकार। आपको प्रतिष्ठा और इज्जत का भी अधिकार दिया गया है कि कहीं पर आपको प्रतिष्ठा में अगर ठेस लगती है तो आप मानहानि का भी मुकदमा करते हैं। ये आपको अनुच्छेद 21 ही आपको प्रदान करता है, जिसमें कि प्रतिष्ठा पर आपको ठेस लगा और आप चले जाते हैं न्यायालय के शरण में और मानहानि का केस या मुकदमा दायर कर देते हैं। 27वां है दो सीधी वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार। 28वां सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार। देखिए, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, मान लीजिए आप लोगों ने सुना होगा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत ही वृद्ध व्यक्तियों को, बूढ़े या वृद्ध व्यक्तियों को आपने सुना होगा कि पेंशन का अधिकार मिलता है। तो यह भी एक तरह से सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण से संबंधित है और संरक्षण के अधिकार से संबंधित है। 29वां देखेंगे हम लोग, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार देता है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय समाज में, और अगर बात की जाए समाज में, तो जैसे कि मान के चलिए नारी सशक्तिकरण या फिर किसी भी प्रकार का दोहन या किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध अधिकार की बात की गई है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण के विरुद्ध अधिकार। 29वां था। 30वां में है बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार। 31वां जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार है कि आप जीवन बीमा पॉलिसी आप कर सकते हैं। 32वां शयन का अधिकार। 33वां शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। अगर मान के चलिए आप जहां पर रह रहे हो वहां पर बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर में चाहे किसी धर्म से रिलेटेड सॉन्ग बज रहा हो या किसी भी प्रकार का कुछ भी साउंड आपको सुनाई देता है, तो शोर प्रदूषण से मुक्ति का आपको अधिकार है, आप PIL आप दायर कर सकते हैं। 34वां है विद्युत बिजली का अधिकार। अब आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं 2 मिनट में सब। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट वीडियो का मैं लेके आऊंगा, उसमें मैं विस्तृत रूप से सारी चीजों का उल्लेख मैं करूंगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 में देखेंगे बलात्, श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। अभी मैं केवल बता दे रहा हूं कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, 24 अनुच्छेद 25 इस तरीके से अनुच्छेद 35 तक। आप जैसा कि जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की बात भाग 3 के बाद अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, तो मैं बिल्कुल स्पीड से 23 से जो बचा हुआ अनुच्छेद 35 तक उसकी व्याख्या मैं कर दे रहा हूँ कि किससे संबंधित है, उसके सब्जेक्ट क्या है। मैं जो सेकंड पार्ट, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं सेकंड पार्ट में इन सभी के बारे में बिल्कुल विस्तृत चर्चा मैं करूंगा। अनुच्छेद 23 में है बलात्, श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध किया गया है। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, ये तो समानता का अधिकार है जो 25 से लेकर 28 तक है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अनुच्छेद 24 के बाद आप 25 पर आ जाएंगे। अंतःकरण की ओर धर्म के बाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की विवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब अनुच्छेद 29 हम देखेंगे, 28 तक अध्ययन हम कर चुके हैं। अनुच्छेद 29 और 30 देखेंगे जो कि संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 29 में है, जिसमें कि जैसे अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं और भी जो पारसी समुदाय के लोग आते हैं, तो उन सभी का जो संरक्षण की हितों की संरक्षण की बात है अनुच्छेद 29 में की जाती है। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो 29 और 30 है वो संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अब अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त कर दिया गया है। अब यह 300A में शामिल कर दिया गया, 300A में, या फिर इसको क भी कहा जाता है। भाग 12 में, भाग 12 के अनुच्छेद 300A या क में शामिल कर दिया गया है। अनुच्छेद 33 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन के बारे में अनुच्छेद 34 है। अनुच्छेद 35 इस भाग में दिए गए उपबंधों को प्रभावी करने का विधान किया गया है।
तब मुख्यतः देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात अगर बात की जाए मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, तो आपके 12 और 13 को छोड़ के 14 से लेकर 32 तक सबसे महत्वपूर्ण है। 14 से लेकर 32 तक जो अनुच्छेद है, 14 से 32 तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 से लेकर 32 तक, 32 आपका लास्ट करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकारी। इसी के साथ वीडियो का होता है यहाँ पे समाप्ति। आप लोगों का दिन शुभ हो।